स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री कब होगी, इसको लेकर के अब खुलासा हो गया है। जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है जिसको सियासत में एंट्री को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है कि अब निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में एंट्री लेंगे, अब जेडीयू का दामन थामेंगे, अब थामेंगे। जी हालांकि इसको लेकर के कोई खास अभी तक पहल नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर के जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि वे कब एंट्री ले रहे हैं या नहीं। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर बेबाकी से अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार चाहेंगे तभी उनकी राजनीति में एंट्री होगी। ये पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत निर्णय है, जहां उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दोस्तों बिहार में जमाबंदी को लेकर के नई नियमावली सामने आई है। दरअसल बात है कि बिहार में एक साल से अपार्टमेंट के नए फ्लैट की जमाबंदी पर रोक लगी हुई थी, जिससे नए फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोग परेशान हैं। लोग अंचल कार्यालयों का चक्कर काटते रहे, लेकिन अब राजस्व विभाग ने इस मुद्दे पर नई नियमावली तैयार कर ली है। जब इस नियमावली के लागू होते ही फ्लैट की जमाबंदी की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नई नियमावली की मुख्य बातों के बारे में अगर बात किया जाए तो अब किसी भूखंड में बने अपार्टमेंट के सभी फ्लैट धारियों को फ्लैट की संख्या के अनुसार समानुपात हिस्सेदारी दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी फ्लैट धारियों का हित बराबर तरीके से सुरक्षित रहे। अब सवाल है कि जमाबंदी किसके नाम होगी, तो जमाबंदी अब बिल्डेड जमीन मालिक या फिर सोसाइटी के नाम पर होगी। साथ ही साथ फ्लैट धारियों को मिलने वाली जमीन की सीमा और चौहद्दी का स्पष्ट जिक्र किया जाएगा। दोस्तों बिहार का चेरापूंजी और दार्जिलिंग कहा जाने वाला सीमांचल का जिला किशनगंज इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बसे होने के कारण किशनगंज जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जब किशनगंज जिले में तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। जब बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और फिर गैर सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर आम जनता खास करके मजदूरों, टोटो चालकों और फिर सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को ठंड से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब ठंड के बावजूद भी अब तक न तो जिला प्रशासन और न ही नगर परिषद द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने बिहार के 17 जिलों को कोल्ड जोन घोषित किया है, जिसमें किशनगंज भी शामिल है। इसके बावजूद भी राहत व्यवस्था नहीं होना प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। इस गंभीर मुद्दे पर जब किशनगंज जिले के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और विधायक कमरुल हुदा से बातचीत की गई तो फिर उन्होंने बताया है कि वे प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। वहीं पर जिला पदाधिकारी की ओर से भी जल्द आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहती हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े नेताओं के गुण गिनाते गिनाते बिहार के लोगों पर एक अटपटी बात कह डाली है। यानी कि यह कहा जाए तो बिहार के लोगों का अपमान किया है। जब बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता बनने के टिप्स दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की मिसाल देते हुए कह दिया कि बिहार के लोग विनम्र नहीं होते। जब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जितने विनम्र बनेंगे उतने बड़े इंसान बनेंगे, लेकिन बिहार के लोग विनम्र नहीं हैं, बिहार के लोग कठोर है। इसका मतलब जब बीजेपी के अभी अध्यक्ष बने हैं नवीन हमसे बहुत छोटे हैं और बहुत ही सहज सरल विनम्र हैं। जब बिहार का आदमी विनम्र हो जाए पर वे बिहार में विनम्रता के साथ आगे बढ़े और फिर आज वे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से सभी बिहारियों के स्वभाव पर सवाल उठाया वह लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लोग इसे बिहार के लोगों का अपमान बता रहे हैं। इस बयान पर बिहार में सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष ने बिना नाम लिए एक सुर में कैलाश विजयवर्गीय को बिहार के संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ा दिया है। वहीं पर बीजेपी नेता के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी नेता विजय सिन्हा
सिन्हा ने कहा कि हमारे वे नेता हैं जब बिहार ने हमेशा भारत के सांस्कृतिक विरासत में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार के संस्कार और फिर संस्कृति ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ा है। लोकतंत्र हो, आध्यात्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो या ज्ञान विज्ञान की हो, बिहार पूरी तरह से विनम्रता के साथ सज्जनता का परिचय दिया है। ये कहना है बीजेपी नेता विजय सिन्हा का। दोस्तों, बिहार में बीजेपी नेता की हत्या के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी निशाने पर आ गए हैं। वहीं पर आरजेडी ने कहा कि बिहार की जनता भगवान भरोसे है। दरअसल बात यही कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत शुरू हो गई है। कल एक तरफ जहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि मेरा काम कचरा साफ करना है और वह मैं करके रहूंगा, और मैं कर भी रहा हूं, और बाकी जितने भी अपराधी है सबको बख्शा नहीं जाएगा। जब कुछ अपराधी बिहार छोड़ करके भाग रहे हैं, बहुत सारे भाग भी गए हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें 3 महीने में भगा दूंगा। एक तरफ उन्होंने ये बयान दिया है, वहीं पर दूसरी ओर समस्तीपुर में बुधवार की शाम बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मार करके जान ले ली गई। इस पर आरजेडी ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है। जहां रूपक सहनी की जान लेने के मामले को लेकर के आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, आम जनता ऊपर वाले के भरोसे है। ये सरकार अब बीजेपी नेता को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो फिर आम जनता को कहां से देगी। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब विकास की एक नई और ऊर्जावान तस्वीर दिखाई दे रही है। जिन जमीनों पर कभी सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां दौड़ते कदमों की आहट और फिर युवाओं के खेल अभ्यास की गूंज सुनाई दे रही है। जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा ने न केवल रोजगार के अवसर पैदा किए हैं बल्कि गाँव में खेल संस्कृति को भी एक नई दिशा दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने साल 2024 में राज्य की 4716 ग्राम पंचायतों को इस योजना के लिए चिन्हित किया था, जिसके तहत 5341 खेल मैदानों का लक्ष्य रखा गया था। खुशी की बात यह है कि राज्य में यानी कि बिहार में अब तक 4807 खेल मैदानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सरकार ने इसके लिए 521 करोड़ रुपए का बजट तय किया था, जिसका लगभग 90% लक्ष्य दिसंबर के अंत तक हासिल कर लिया गया है। वहीं पर कई पंचायतों में तो मांग को देखते हुए 1 से अधिक मैदान भी बनाए गए हैं। जब मनरेगा के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी जावेद अली खान के अनुसार इस मैदान को तीन अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया जा रहा है। पहली श्रेणी में 1 एकड़ तक के मैदान, दूसरी में 1 से 5 एकड़ और तीसरी श्रेणी में 4 एकड़ से अधिक बड़े खेल परिसरों का निर्माण हो रहा है। इन मैदानों में रनिंग ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोर्ट के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए विशेष क्षेत्र और फिर स्टोर रूम जैसी सुविधाएं दी जा रही है। इन आधुनिक सुविधाओं के गांव में ही उपलब्ध होने से युवाओं को अब अभ्यास के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे न केवल खेल प्रतिभाएं निखर रही है बल्कि सेना और फिर पुलिस की भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को भी बेहतरीन ट्रैक और फिटनेस का मंच मिल रहा है। एक खेल मैदान के निर्माण पर औसतन 10 से 17 लाख रुपए की लागत आ रही है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा निवेश है। दोस्तों, नए साल में रेलवे एक और सौगात पूर्णिया को देने वाली है। 2026 में शहर का पूर्णिया कोर्ट स्टेशन को एक नया लुक मिलेगा। जब पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाया जाएगा, इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये अलग बात है कि नए साल में इस स्टेशन का कोचिंग कॉम्प्लेक्स और वॉशिंग पिट निर्माण की भी उम्मीद बनी हुई है। जहाँ समझा जाता है कि सालों से लंबित वॉशिंग पिट की मांग भी नए साल में पूरी हो जाएगी। जहाँ मंत्रालय को इसका प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा गया था, जो स्वीकृति की प्रत्याशा में पड़ा है। आपको बता दें कि पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन का अंतिम स्टेशन है। ये स्टेशन अब NSG 3 ग्रेड में आता है। हालिया सालों में कोर्ट स्टेशन पर विकास के कई अहम कार्य हुए हैं। इस दौरान न केवल प्लेटफॉर्म विकसित हुआ बल्कि अलग अलग कई निर्माण कार्य भी हुए, जहाँ ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई। इसी क्रम में कोर्ट स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हाई लेवल प्लेटफॉर्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 6 करोड़ 22 लाख की लागत से स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाए जाने की योजना है। इसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है। यह आधिकारिक सूत्रों की माने तो 1 वर्ष के अंदर इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म के निर्माण से खासतौर पर दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेनों पर चढ़ना उतरना सहज हो जाएगा। वैसे आम यात्रियों को भी ट्रेन में उतरने चढ़ने में सहूलियत होगी।
दोस्तों बिहार के विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों में अब पठन पाठन की निगरानी और फिर सख्त होने जा रही है। शिक्षक वर्ग में क्या पढ़ा रहे हैं इसकी पूरी जानकारी अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी। इस व्यवस्था की निगरानी सीधे राज्यपाल सचिवालय से की जाएगी, जहां राज्यपाल सचिवालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। प्रधान सचिव डॉक्टर रॉबर्ट एल चोंगथू ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर वेबसाइट को अपडेट करके नई व्यवस्था लागू कर दी जाए, जहाँ साथ ही साथ इसके अनुपालन की रिपोर्ट भी लोक भवन को भेजनी होगी। जन निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को संकायवार प्रतिदिन संचालित कक्षाओं की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जहाँ इसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज होगा कि किस दिन किस विषय की कक्षा हुई और फिर संबंधित प्रधानाध्यापक का नाम क्या है। इसका उद्देश्य ये जानना है कि कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है या नहीं और फिर शिक्षण कार्य कितना प्रभावी है। जब वेबसाइट पर स्नातक, पीजी और फिर अन्य पाठ्यक्रमों की आगामी परीक्षाओं की पूरी जानकारी भी अपलोड करनी होगी। इसमें परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि, उसके बाद समाप्ति तिथि और शैक्षणिक कैलेंडर शामिल रहेगा। इससे छात्र छात्राएं ये आसानी से जान सकेंगे कि विश्वविद्यालयों में सत्र समय पर चल रहा है या नहीं। बिहार शिक्षा विभाग ने नए साल से पहले बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए नो डेटा नो सैलरी का सख्त फॉर्मूला लागू कर दिया है। विभाग के ताज़ा फरमान के मुताबिक अब बिहार के हर सरकारी शिक्षक को अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक करना होगा। यदि कोई शिक्षक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने में देरी करता है या फिर जानकारी छिपाता है तो उसके जनवरी महीने के वेतन पर विभाग तुरंत पे होल्ड का ताला लगा देगा। इस आदेश की जद में बिहार के सभी कोटि के शिक्षक आ गए हैं, चाहे वह प्राथमिक स्कूलों के गुरुजी हो या फिर उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर हाल ही में नियुक्त हुए विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक, सभी को अपनी पारदर्शिता की अग्नि परीक्षा देनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि चूंकि शिक्षक अब सरकारी सेवकों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पारदर्शिता नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। जब संपत्ति का हिसाब देने के लिए शिक्षकों को तकनीकी नियमों का भी पालन करना होगा। ये विवरण किसी हाथ से लिखे कागज पर नहीं बल्कि A4 साइज के पेपर पर कंप्यूटर से टाइप्ड होना चाहिए। यह कुल 3 पृष्ठ की इस श्रेणी में शिक्षक को अपनी जमीन, मकान, सोना चांदी, बैंक बैलेंस और फिर यहाँ तक कि अपने कर्जों यानी कि वित्तीय दायित्वों की भी सटीक जानकारी देनी होगी। सुरक्षा और फिर सत्यता के लिए हर पन्ने पर शिक्षक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों बिहार में पछुआ हवाओं और फिर नमी के कारण कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। जब बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्णिया जिले में अति शीत दिवस दर्ज किया गया, जिसने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। इसके साथ ही भागलपुर, गया और मधुबनी जैसे जिलों में भी शीत दिवस की स्थिति बनी रही। जब मौसम विभाग के अनुसार बिहार का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस से 20.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जहाँ घने कोहरे ने बिहार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जब गया और फिर भागलपुर में न्यूनतम दृश्यता गिर करके मात्र 20 मीटर रह गई है, जिससे सड़कों पर गाड़ी रेंगते नजर आए। जब मौसम विभाग के मानचित्रों के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। विशेष करके उत्तर और फिर दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम रहने का अनुमान है। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बात यह है कि भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। रेल प्रशासन द्वारा जारी संशोधित किराया तालिका 25 दिसंबर की रात 12 बजे से पूरे देश में प्रभावी हो गई है। जी हाँ, रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस मामूली बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य रेल सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और फिर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना है, जबकि आम यात्रियों की जेब पर न्यूनतम भार डालने का प्रयास किया गया है। नई व्यवस्था के तहत आम और मध्य वर्गीय यात्रियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उपनगरीय सेवाओं और मासिक सीजन टिकट के किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया पहले जैसा ही रहेगा। इससे दैनिक यात्रियों और फिर छोटे दूरी तय करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट का मामला सामने आया है। परिवारवाद के आरोप में प्रदेश अध्यक्ष समेत 8 बड़े नेताओं का इस्तीफा हुआ है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बगावत शुरू हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, जहां पार्टी की व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता सहित 8 प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। नेताओं का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को परिवारवाद का अड्डा बना दिया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटों पर सफलता मिली। इस जीत के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता विधायक बनी और उनके बेटे को कैबिनेट में मंत्री पद मिल गया। जहां परिवार में आई इस दोहरी खुशी ने पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं पर नाराजगी भर दी है। जिन नेताओं का कहना है कि जिस परिवारवाद का विरोध करके पार्टी बनी थी, आज वे खुद उसी राह पर चल पड़ी है। जहाँ वहीं पर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के इन नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर के कुशवाहा को बड़ा झटका दिया है। जहाँ इस्तीफा देने वालों में अनंत कुमार गुप्ता जो कि प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वहीं पर उमेश प्रसाद और भी बहुत सारे लोग ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अनंत कुमार गुप्ता ने मीडिया से कहा कि 1 सप्ताह पहले ही प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई थी। जिस विचारधारा को देख करके हम पार्टी में शामिल आए थे वह अब खत्म हो चुकी है। स्वाभिमान से समझौता करके पार्टी में बने रहना अब संभव नहीं है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जज पर टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं। बिहार न्यायिक सेवा संघ की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की शिकायत राज्यपाल के पास पहुंचा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अपने एक बयान के कारण मुश्किल में हैं। उन्होंने एक जज की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए थे। इस पर बिहार न्यायिक सेवा संघ ने नाराजगी जताई। जज संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उप मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। जब पिछले दिनों एक विभागीय बैठक में उन्होंने एक जज की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी कर दी थी। जी हाँ, बिहार न्यायिक सेवा संघ ने विजय सिन्हा की जज पर की गई टिप्पणी पर गंभीर नाराजगी जताई है। जज संघ ने इसे भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला बताया है। जब अब बिहार न्यायिक सेवा संघ इस बयान के खिलाफ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास गया है। जहाँ संघ ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री का बयान परेशान करने वाला है। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से एक न्यायाधीश के खिलाफ उनके अत्यंत आपत्तिजनक और बेहद परेशान करने वाली टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी चल रही है। जी हाँ, इससे पहले की खबर में आपको बताया कि 8 उनके जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष के नेता, वो पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। अब एक बार फिर से एक नई ताज़ी अपडेट सामने आई है कि उनके 3 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बड़ी टूट हो सकता है। दरअसल बात है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जब कुछ तस्वीरें सामने आई है जिससे टूट के संकेत दिख रहे हैं, इसको लेकर के सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से आयोजित लिट्टी चोखा भोज में पार्टी के 3 विधायक शामिल नहीं हुए। ये तीनों बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए। जब मुलाकात करने वालों में विधायक माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो है। मुलाकात की तस्वीरों को रामेश्वर महतो ने बुधवार को ही अपने एक्स हैंडल से भी शेयर किया है। जो तस्वीर सामने आई है उसमें नितिन नवीन की दाहिने में रामेश्वर महतो है, तो फिर वहीं पर बाएं में माधव आनंद और पीछे में आलोक सिंह दिख रहे हैं। लिट्टी चोखा भोज में तीनों विधायकों का शामिल न होना पार्टी के अंदर असहज स्थिति को इशारा कर रहा है। रामेश्वर महतो ने मुलाकात वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक मुलाकात की है। अब इसी को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तीनों विधायक पार्टी को छोड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को धक्का दे सकते हैं, जो उनको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान राज्यसभा सीट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के क्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे और हिंदुस्तान एवं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से एक राज्यसभा की सीट देने का वादा किया था। उस वादे के अनुरूप आज उनकी पार्टी ये मांग रख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी ये मांग
किसी तरीके की असहमति या फिर नाराज़गी नहीं है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और फिर एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात और फिर मांगों को रखना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी और फिर समाज के हित में वे अपनी बात रख रहे हैं। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में भी लंबे समय से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें सामने आती रही है। जीतन राम मांझी ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भारत का हिस्सा थे। जब देश के विभाजन बाद वहां बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रह गई थी। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी समय के साथ बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या लगातार घट गई है। ये अपने आप में चिंता का विषय है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। धर्म के मुद्दे पर बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने चीन और फिर अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह के बड़े विवाद नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि शांति, सौहार्द और फिर सभी धर्मों के सम्मान के साथ आगे बढ़ना ही देश के हित में है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दक्षिण बिहार को सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र सपना फल्गु नदी में सालों भर पानी लाना और फिर नहरों का जाल बिछा करके किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। जीतन राम मांझी ने भावुक होते हुए कहा कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अगर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि ऑन सोन डेहरी से पानी लाकर के फल्गु नदी में डाला जाए और बिथो बियर बांध का निर्माण हो। इस योजना से रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, बांका और लखीसराय जैसे जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जो उनके लिए वरदान साबित होगा। कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मांझी ने मजाकिया लेकिन गंभीर लहजे में कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस योजना को लेकर के बात करके सिफारिश करें। जीतन राम मांझी ने याद दिलाया है कि जब वे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इस योजना को डीपीआर तैयार करवाई थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि वे नीतीश कुमार की कृपा से उस कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम मोदी और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में गया तेजी से विकसित हो रहा है। दोस्तों, अब करेंगे सेहत की बात। आजकल की अस्वस्थ जीवन शैली और फिर गलत खान पान की वजह से बहुत लोगों के लीवर में फैट जमा होने की समस्या बढ़ गई है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। ये शुरुआत में गंभीर नहीं लगता, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर लीवर की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। जहाँ पेट भारी होना, थकान, भूख कम लगना और फिर पेट के दाहिने हिस्से में दर्द इसके आम लक्षण है। हालांकि कुछ आसान घर के उपाय और फिर डाइट बदलाव अपना करके इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और लीवर स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ज़्यादा फैट जमा होना यानी कि फैटी लीवर अक्सर बिना किसी खास लक्षण के शुरू होता है, लेकिन कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर फैटी लीवर के लक्षण और फिर घर पर इसे कम समय के आसान उपाय किए जा रहे हैं। पेट का बढ़ना या सूजन। जी हाँ, पेट के ऊपरी हिस्से में फैट जमा होने से हल्का भारीपन या फिर सूजन महसूस हो सकती है। या थकान और फिर कमजोरी, या ज़्यादा थकान और दिन भर सुस्ती या फिर काम करने की क्षमता कम होना, वहाँ पर भूख कम लगना या फिर पेट भारी लगना, वहाँ पर खाना खाने के बाद जल्दी भरा हुआ महसूस होना, जी हाँ, वहाँ पर उल्टी या मतली, या कभी कभी हल्की उल्टी या पेट में असहजता महसूस हो सकती है। पीठ या फिर दाहिने तरफ का हल्का दर्द, या खास करके पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में त्वचा या फिर आंखों का पीलापन गंभीर मामलों में यकृत प्रभावित होने से हो सकता है। अब बात करेंगे कि लीवर में फैट जमने के कारण क्या है। तो असंतुलित और अधिक कैलोरी वाला भोजन, जैसे ज़्यादा तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड और मीठे पेय खाने से लीवर में फैट जमा होने लगता है। या शराब पीने से लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और फिर ये फैट जमा होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। वहीं पर शरीर में अतिरिक्त वजन होने पर लीवर में भी फैट का संग्रह बढ़ जाता है, यानी कि फैट बढ़ जाता है। वहीं पर खास करके पेट के आसपास। वहीं पर डायबिटीज या फिर ब्लड शुगर नियंत्रित न होने पर भी लीवर में फैट जमा हो जाता है। वहीं पर लगातार बैठने की आदत, व्यायाम की कमी और फिर शारीरिक सक्रियता न होने से फैट जमने की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल है कि घर पर इसे कम कैसे करें।
तो आपको बता दूं कि हरी सब्जियां और फिर फलों का सेवन बढ़ाएं, जब पालक, ब्रोकली, गाजर, सेब और फिर संतरा मददगार है। वहीं पर नमक और चीनी कम करें, जैसे ज़्यादा मीठा और फिर नमक एकीकृत पर असर डालता है। अल्कोहल से आप दूरी बनाएं, शराब लिवर में फैट बढ़ाती है। वहीं पर गुनगुना पानी और फिर नींबू का पानी पिएं, जब रोजाना सुबह खाली पेट पीने से, गुनगुना पानी पीने से लिवर डिटॉक्स में मदद मिलती है। वहीं पर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, या तेज चलना और फिर योग और फिर स्ट्रेचिंग लिवर फैट घटाने में मदद करती है। वहीं दही और प्रोबायोटिक चीज़ें खाएं, लिवर और पाचन दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, किशनगंज में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह किशनगंज शहर के मोतीबाग वार्ड नंबर 7 निवासी राज मंडल ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। किशनगंज शहर के मोतीबाग वार्ड नंबर 7 निवासी राज मंडल ने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है कि करबला मोहल्ला निवासी मोहम्मद राज ने 22 दिसंबर की रात उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आपत्तिजनक और फिर गाली गलौज भरी पोस्ट शेयर की है। उनका कहना है कि इस पोस्ट से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और फिर माहौल बिगड़ने की आशंका भी पैदा हुई। शिकायत के समय राज मंडल के साथ उनके पिता सुबोध मंडल भी मौजूद थे। जब शिकायत मिलते ही पुलिस ने थाना कांड संख्या 696/25 के तहत मामला दर्ज किया है। जब थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया गया है, जब उससे पूछताछ की जा रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं पर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और फिर भड़काऊ पोस्ट डालना कानूनन अपराध है। ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम आरोपी के अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी छानबीन कर रही है। वहीं पर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री दिखाई दे तो फिर तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति पैदा होने से रोका जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में शीतलहर का असर तेज हो गया है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। अब किशनगंज जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चलेंगे। यह व्यवस्था 24 दिसंबर से ही लागू हो गई है, जो कि 2 जनवरी तक लागू रहेगी। जब किशनगंज जिलाधिकारी विशाल राज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। जब ठंड से बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। वहीं पर किशनगंज जिले में पिछले दिनों से न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जब सुबह घनी धुंध और फिर शाम तेज ठंड के कारण अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पर डॉक्टर के मुताबिक ऐसी ठंड में बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार और फिर निमोनिया जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। डीएम के निर्देश के बाद सभी शिक्षण संस्थान के लिए नई टाइमिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। जब पिछले वर्ष भी शीतलहर के दौरान इसी तरीके का बदलाव किया गया था और इसका सकारात्मक असर देखने को मिला था। वहीं पर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। जब प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने, घने कोहरे के दौरान अनावश्यक बाहर ना निकलने और फिर छोटे बच्चों को संभव हो तो फिर घर में ही रखने की अपील की गई है। वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पोषण वितरण के समय में लचीलापन रखने और फिर बच्चों को ठंड से बचाने के उपाय करने का निर्देश दिया है। फिलहाल शीतलहर जारी है और फिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी हालात में समझौता नहीं किया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस भरी ठंड में स्कूलों में तो छुट्टी हो गई है, लेकिन शिक्षकों की छुट्टी नहीं हुई है कहा जाए तो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनको 25 से 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक आवासीय ट्रेनिंग के लिए उनको कॉल जारी किया है। जी हाँ, जिसकी वजह से शिक्षकों में भारी नाराजगी है या शिक्षकों में गुस्सा है कि आखिर ये कैसी फरमान कि छुट्टी के दौरान ही हम सबको कार्य में लगा दिया गया है, कि छुट्टी के दौरान ही इस तरह के फरमान जारी किया गया है। किशनगंज में शिक्षा विभाग के ताजा फैसले ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ सरकारी कैलेंडर के अनुसार 25 से 31 दिसंबर तक स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां तय है। जब शिक्षक अपने परिवारों के बीच पहुंच चुके हैं, कई अपने गृह जिलों तक सफर कर चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ विभाग ने 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग के लिए अचानक कॉल कर दी है। तो आपको बता दूं कि अब सवाल ये उठता है कि क्या विभाग को जमीनी हकीकत नजर नहीं आ रही है या फिर आदेश सिर्फ कागजातों पर सिमट करके चल रहा है। जब सर्दी अपने चरम पर है, सुबह शाम घना कोहरा, तापमान लगातार नीचे
नीचे जा रहा है। बच्चों के लिए तो छुट्टी घोषित कर दी गई है, लेकिन उन्हीं बच्चों की पढ़ाई संभालने वाले शिक्षकों के लिए कोई राहत नहीं है। ट्रेनिंग में भाग लेना अनिवार्य बताया गया है, जब वरना कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। या कई शिक्षक कहते हैं कि अगर छुट्टी के बीच अचानक ट्रेनिंग ही करनी थी तो फिर छुट्टी क्यों घोषित की गई। यही नहीं, आवासीय ट्रेनिंग का मतलब है कि घर छोड़ करके कई दिनों तक बाहर रुकना, या सर्दी में यात्रा का जोखिम, ऊपर से रहने खाने की अलग दिक्कतें। और ये सब ऐसे समय में है जब सरकार खुद बच्चों के स्वास्थ्य का हवाला देकर के स्कूल बंद कर रही है। तो फिर उन्हीं स्कूलों के शिक्षक क्या कम इंसान है? क्या स्कूल के शिक्षक और रोबोट हैं जिसको ठंड नहीं लगेगी? या उनके लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं है? ऐसा है मानो जैसे कि शिक्षक कोई रोबोट हो जिसको जहां पाए वहां पर यूज कर सके। जमीनी स्तर पर यह फैसला योजना से ज्यादा व्यवस्थागत अव्यवस्था लगता है। छुट्टियों के दौरान ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाना बिना समय, मौसम और दूरी का हिसाब किए, यह बताता है कि नीतियां बनाने वाले अधिकारियों और फिर फील्ड में काम करने वालों के बीच कितनी बड़ी दूरी है। कई शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया है कि ऐसी ट्रेनिंग को छुट्टियों के बाद सामान्य सत्र के दौरान या फिर ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं किया जा सकता था। आखिर जब हर मीटिंग वीसी यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से हो सकती है, तो फिर शिक्षक ही बार बार मैदान में क्यों धकेला जाए। वहीं पर सरकार और विभाग दोनों को यह समझना होगा कि शिक्षक सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन नहीं है, वो भी परिवार, स्वास्थ्य और फिर जिम्मेदारियों के साथ इंसान है। अगर प्रशिक्षण जरूरी है और फिर निश्चित रूप से है, तो फिर उसे योजना, सम्मान और फिर सुविधा के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, ना कि अचानक निर्देश भेज करके, दबाव बना करके। जब फैसले से साफ दिखता है कि फाइलों में काम हो रहा है, दिखाने के लिए हड़बड़ी की जा रही है, लेकिन इस हड़बड़ी में सबसे ज्यादा चोट उस शिक्षक वर्ग पर पड़ रही है जिस पर शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप कुंवारे हैं और शादीशुदा नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी बाजार है जहां पर दुल्हनों का बाजार कहा जाता है, यानी कि दुल्हनों की खरीद बिक्री की जाती है। जी हाँ, दुल्हनों का बाजार। तो ऐसे में अगर आप कुंवारे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कहा जाए तो। जहाँ इस जगह पर शादी योग्य लड़के अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और लड़कियों को देखा जाता है। बताया जाता है कि ये परंपरा मुख्य रूप से कलेद्री समुदाय से जुड़ा हुआ है। जहाँ कई रिपोर्ट में इसे दुल्हन बाजार कहा जाता है, यानी कि दुल्हनों की खरीद बिक्री, क्योंकि पूरी प्रक्रिया खुले तौर पर भीड़ के बीच होती है और लड़की की शादी शर्तें वहीं तय होती है। तो आपको बता दूं कि आज तक आपने कपड़े, सब्जी, फल या फिर जूतों का बाजार देखा होगा, लेकिन दुल्हनों का बाजार, ये सुनकर के भी आप चौंक सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आज भी कुछ ऐसी परंपरा मौजूद है जो आधुनिक समाज और मानव अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे ही एक परंपरा बुल्गारिया से जुड़ी हुई बताई जाती है, जहां पर कथित तौर पर एक समुदाय में दुल्हन चुनने और शादी तय करने की प्रक्रिया खुले बाजार जैसी बताई जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुल्गारिया के कुछ इलाकों में हर साल एक विशेष मेले का आयोजन होता है, जहां पर शादी के योग्य लड़के अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और फिर लड़कियों को देखा जाता है। बताया जाता है कि यह परंपरा मुख्य रूप से कलेदजी समुदाय से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कलेदजी। इस समुदाय के लोग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर माने जाते हैं और इसी गरीबी को इस परंपरा की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अगर लड़के और फिर लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो दोनों परिवारों के बीच बातचीत भी शुरू होती है। इस दौरान शादी से जुड़े खर्च और फिर अन्य शर्तों पर सहमति बनाई जाती है। कई रिपोर्ट्स में इसे दुल्हन बाजार कहा गया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया खुले तौर पर भीड़ के बीच होती है और लड़की की शादी की शर्तें वही तय होती है। हालांकि मानव अधिकारों संगठनों का कहना है कि ऐसी परंपराएं महिलाओं की गरिमा और फिर स्वतंत्रता के खिलाफ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इसे परंपरा का नाम देकर के सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसमें लड़की की मर्जी, शिक्षा और फिर भविष्य को नजरअंदाज किया जाता है। खास करके गरीब परिवारों की बेटियां इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि लड़की की उम्र, पारिवारिक स्थिति और फिर तथाकथित परंपरागत मानकों के आधार पर शादी की शर्तें तय की जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह आधुनिक समाज स्वीकार्य नहीं हो सकता। हालांकि स्थानीय प्रशासन और फिर सरकार की ओर से समय समय पर दावा किया जाता रहा है कि ये जबरन खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि समुदाय के भीतर चलती आ रही एक सामाजिक परंपरा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाओं को लेकर की चिंता जताई जा रही है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि चाहे इसे परंपरा कहा जाए या फिर सामाजिक व्यवस्था, जब महिलाओं को किसी भी रूप में वस्तु की तरह यानी कि सामानों की तरह देखना गलत है। आज के दौर में ऐसी प्रथाओं पर गंभीर बहस और फिर सुधार की जरूरत है, ताकि
किसी भी लड़की का अधिकार भविष्य गरीबी और फिर सामाजिक दबाव की भेंट ना चढ़ सके। जी आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।